हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ आता है और अपनी पावर को यूज करके समय को रोक देता है। वह मैश के पास आके कहता है कि मैं इतने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था, काफी खुशी हुई कि तुम ठीक हो। अब तुम्हें पाने के बाद मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाऊंगा मेरे बेटे। इनोसेंट जीरो मैशले को ले जाने वाला होता है, लेकिन तब स्टेडियम में वॉल बग आ जाता है जो कि उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मैशले को ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। वो अब इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि ईस्टर्न एकेडमी का हेडमास्टर होने के तौर पे मैं तुम्हारी गलतियों को और ज्यादा ओवरलुक नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं तुम्हें हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरफेयर करने दूंगा, भले ही ऐसा करते समय मैं मारा भी क्यों ना जाऊं। ये सुनकर इनोसेंट जीरो का साथी अपने मन में कहता है कि वॉल्वर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, टाइम स्टॉपिंग मैजिक से भी वो नहीं रुका, लेकिन ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड थी और हम लोग अपना क्रेडिट लेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वॉल्वर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वेलबर्ग उसकी तरफ देखते हैं और अचानक से काफी बड़ी सी एक्स आकर उस बंदे के कंधे पर लगती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये तो उसका भ्रम था और वो अब काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। ये सुनकर वेलबर्ग हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो डर गए, अब पीछे भी हट जाओ। ये सुनकर वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। ये देखकर इनोसेंट जीरो वेलबर्ग से कहते हैं कि मेरे साथी को इस तरीके से बुली मत करो। तो वेलबर्ग अब उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पर वो कहता है कि मैं बस एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता हूँ, बिना मरे, खूबसूरत और पावरफुल, मैं बस यही चाहता हूँ। यह सुनकर वेलबर्ग कहते हैं कि तुम ये सब कुछ पाने के लिए अनगिनत लोगों का सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुम लोगों की मैजिकल पावर को छीन रहे हो और उन्हें मार रहे हो। तो इनोसेंट जीरो कहते हैं कि इसमें दिक्कत ही क्या है, तुम इतनी ऑब्वियस सी चीज क्यों पूछ रहे हो। मेरी फैमिली मेरी भलाई के लिए एग्जिस्ट करती है, मैशले भी मेरे लिए एग्जिस्ट करता है, वो मेरा बेटा है, तो ऑफ कोर्स मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वॉल्वर हंसते हैं और कहते हैं कि हम लोग सही में काफी ज्यादा इनकॉम्पिटेबल है, मैश इस दुनिया की उम्मीद बनेगा और अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। और उसके बाद वॉल्वर इनोसेंट जीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वॉल्वर से कहते हैं कि काफी ज्यादा समय हो गया है, हमने एक दूसरे से अपनी छड़ियों से फाइट नहीं करी है। हम लोग अब देखते हैं कि वॉल्वर अपनी छड़ी को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं समन उर्नोस। वहीं पर इनोसेंट जीरो भी अपनी छड़ी को बाहर निकालता है और कहता है समन क्रोनोस, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन लोगों की पावर एक दूसरे को क्लैश करने लगती है। इनोसेंट जीरो वॉल्वर से लड़ने के लिए जमीन में से अब काफी सारे क्रिएचर्स को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ मैश की जरूरत है और किसी की भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। ये सुनकर वेलबर्ग अपनी पावर को यूज करते हैं और अब स्टेडियम में कुछ लोग अब वापस से रिवाइव हो जाते हैं, यानी वापस ही हिलने लगते हैं। उनमें से होता है मैश, मार्गरेटे, कार्ल्डो, ऑर्टर, डॉट और लेंस। वहीं पर डॉट कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वॉर्बर उससे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो लोग हिल पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन डीमंस को संभालो और मैं इस इनोसेंट जीरो को संभाल लूंगा। सभी स्टूडेंट्स मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग अब उन डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर डॉट भी नीचे आकर अपने एक्सप्लॉम बॉम्ब का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मारता है। लेंस भी अपनी ग्रेवियल पावर को यूज करके डीमंस को मारता है। वो लोग अब कहते हैं कि आखिर ये सारी चीज क्या है। अब हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग इस समय पर काफी बुरी सिचुएशन में हैं और काफी खतरे में हैं। वहीं पर हम लोग कार्लो को देखते हैं जो कि वॉल्वर की मदद करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी डीमन उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो डीमन काफी ताकतवर होता है। कार्लो उसे अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मार पाता है। उसे अपनी ब्लैक फ्लेम की पावर का यूज करना पड़ता है उस डीमन को हराने के लिए। तभी अचानक से उसके पीछे से दो डीमन उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। ये देखकर ऑटर वहां पर आता है और वो अपनी पावर को यूज करके कार्लो को बचा लेता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस है वो इतने ज्यादा ताकतवर है जितने की डबल लाइन है डिवाइन विजनरी। कार्लो, तुम जाकर वॉल्वर का साथ दो। जैसे ही वो ये बात बोलता है, अब उनके सामने और काफी सारे डीमंस आ जाते हैं, जिसे देखकर ऑर्डर कहता है कि लगता नहीं है कि ये हम लोगों को आगे जाने देंगे। जिसके बाद अब वो लोग मिलकर उन सभी डीमंस को मारने लग जाते हैं। इनोसेंट जीरो वेलबर्ग से कहते हैं कि क्या ये सही है, तुम इस सिचुएशंस को अपने स्टूडेंट्स के हाथों में दे रहे हो। ये सुनकर वेलबर्ग कहते हैं कि तुम अपनी चिंता करो। ऐसा बोलने के बाद वेलबर्ग अपनी पावर्स को यूज करके अपने आप को और इनोसेंट जीरो को अब आसमान में ले आते हैं और इनोसेंट जीरो से कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अब अगले सीन में वापस हम लोगों को नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर डीमंस को हरा रहे होते हैं। वहीं पर डॉट कहता है कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो लेंस कहते हैं कि चिंता मत करो, थोड़े समय में हमें सपोर्ट मिल जाएगा, बस हम लोगों को थोड़े समय के लिए रोक के रखना है। तभी वो लोग आसमान में देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ा कांटा होता है और ये कांटा और किसी ने नहीं बल्कि सेलवर्ड ने अपनी पावर को यूज करके बनाया है। उसे देखकर डॉट को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जिसने पहले भी उन लोगों के ऊपर हमला किया था। हम लोग अब देखते हैं कि सेलवर्ड उस काफी बड़े कांटे को अब नीचे उन लोगों के ऊपर फेंकने वाला होता है। तभी उन सभी लोगों के सामने और भी काफी सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि उन लोगों को बिजी रखेंगे। वहीं पर हम लोग मैश को देखते हैं जो कि अकेले ही खड़ा होता है। उसे देखकर मार्केटर कहता है कि मैश के ऊपर कोई भी हमला नहीं कर रहा है
वो यहाँ पर बेड बना दिए गए। ये एक ट्रैप है। मुझे पता है कि उनके पास एक श्योर फायर तरीका होगा मैश को ले जाने का, और ये मेरा दिल कहता है। ये सुनकर डॉट अब मैश से कहता है कि यह जगह तुम हम पर छोड़ दो, सिर्फ तुम ही वो हो जो कि सेल वॉर को जाकर रोक सकता है। यह सुनकर मैश कहता है ठीक है, और अब वो सेल वॉर से लड़ने के लिए जाता है। डॉट कहने लगता है कि सेल वॉर ने काफी बड़ा टावर बना रखा है, ऊपर तक पहुंचने में तो काफी टाइम लगेगा, उसके दुश्मन तो उसके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे। तभी हम लोग मैश को देखते हैं जो कि इस टावर के नीचे आ जाता है, और उसे अब लगातार वो लात मारने लगता है, और अब वो इस तरीके से मैश लात मार मार के उस टावर को हाइट को छोटा कर देता है। सेल वॉर मैश को देखकर कहता है कि हम लोग फिर से मिल गए, और टावर तोड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। वो कांटे वाला मैजिक तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम मुझे हरा नहीं दोगे। और वहीं पर ही मैश को याद ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो सेल वॉर से मिला कहाँ पे था, और वो सेल वॉर को भूल चुका है। ये सुनकर सेल वॉर काफी हैरान होता है कि मैश उसे भूल गया। जिसके बाद वापस हम लोग स्टेडियम में देखते हैं, जहां पर सभी लोग अपनी पावर को यूज करके उन सभी डीमंस को लगातार मार रहे होते हैं, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे होते हैं। तभी डॉट को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, और वो पीछे मुड़ता है और कहता है कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तभी अब वो बच्चा एक पावर को यूज करता है, जिससे डॉट भी अब एक बच्चा बन जाता है। वो अब सोचता है कि ये हुआ क्या। तभी वो बच्चा वापस से बड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं क्रिमिनल केन्स में से एक हूँ, मेरा नाम सिटर बेबी है, और मेरा मैजिक मेरे दुश्मनों को बच्चा बना देता है। तुम अब बिना कुछ करे ही मर जाओगे क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो। ये सुनकर डॉट उसे कहता है रुको मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा बोलने के बाद डॉट उसके ऊपर अपने मैजिक से हमला करने की कोशिश करता है, पर डॉट अभी अपना मैजिक यूज ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी वो बच्चा बन चुका है, और वो अब काफी घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है और कहता है कि ये काफी बुरा है, मैं मैजिक यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस तरीके से तो मारा जाऊंगा, मुझे ये पसंद तो नहीं है, लेकिन अभी जाकर मुझे लेंस की मदद लेनी होगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो लेंस के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन लेंस उसकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हो गया। तभी सिटर बेबी उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लेंस डॉट को बचाता हुआ पीछे हट जाता है। लेंस अब समझ जाता है कि ये बंदा वही है जो कि अपने मैजिक का यूज करके किसी को भी एक बच्चा बना सकता है। वो अब डॉट को देखकर कहता है कि कैसी बेकार सी शक्ल बना रखी है तुमने, मुझे काफी इरिटेट कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो मुझे डॉट को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि अभी वो बच्चा बना हुआ है, और साथ ही मुझे इन डीमंस को भी लड़ना होगा। डीमंस अब उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं जहां पर लेंस उनके सारे अटैक को डॉज करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि बेबी सिटर वहां पर एक झुंझुना फेंक देता है, जिसे देखकर डॉट अब उसके पीछे चला जाता है। इस वजह से लेंस का भी ध्यान भटक जाता है और अब वो डॉट को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी सिटर बेबी अपनी पावर को यूज करके लेंस को भी बच्चा बना देता है। ये देखकर डॉट अब काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोग तो फंस गए। तभी एक डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है और वो लोग अब छलांग लगाकर उस अटैक से बच जाते हैं। तभी उन लोगों को वापस से वो टॉय दिखता है और अब वो दोनों इस झुंझुने के पीछे चले जाते हैं और फिर से वो डीमन उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके अटैक का वो लोग अब वापस से डॉज करते हैं। डॉट अब कहने लगता है कि मेरी बॉडी अपने आप ही झुंझुने को देखकर रिएक्ट कर रही है। ये सुनकर लेंस कहता है कि शायद एक तरीका है जिससे कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी सिटर बेबी उनके पास आता है और कहता है कि जैसे तुम लोग बच्चे बन गए थे तभी तुम लोग हार गए थे, तुम लोग अपने मैजिकल पावर का यूज नहीं कर सकते हो। कितना मजा आ रहा है मुझे, ये एक वन साइडेड बैटल है, तुम लोग पावरलेस हो, तुम लोग तो मुझे इंजर्ड भी नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन डीमंस को उनके ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। तभी लेंस अपनी ग्रेवियोल की छोटी सी पावर को यूज करके सिटर बेबी को हरा देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि लेंस एक बच्चा बन गया है, लेकिन फिर भी वो इतना ताकतवर है, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं पर अब डॉट कहने लगता है कि लेंस की पावर लिमिटेड थी, लेकिन उसने अपनी मैजिक की लिमिट को रेंज में ही रखा था। दुश्मन का मैजिक ताकतवर था, लेकिन जो कास्टर था वो कमजोर था, इसलिए लेंस उस पर भारी पड़ा। सही में लेंस एक जीनियस है। इस चीज को देखकर कार्लो कहते हैं कि ओकेजनली इस दुनिया में तुम किसी से मिलते हो जो एज गैप को ओवरकम करता है, इसलिए एकेडमी के स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं। हम लोग अब देखते हैं कि लेंस और डॉट वापस से बड़े बन जाते हैं और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग नेरो और रियो को देखते हैं जो कि यहीं पर ही आ रहे होते हैं, जहां पर नेरो रियो से कहता है कि आखिर वेलबर और इनोसेंट जीरो का क्या रिलेशनशिप है। तो रियो कहता है कि इस दुनिया को एक ग्रेट मैजिकल यूजर ने शेप किया था, वो मैजिक यूजर डिवाइन विजनरी की फाउंडेशन बना। वो एक ऐसा पर्सन था जिसकी पावर गॉड के बराबर थी और उस पर्सन का नाम था एडम। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो कि उसके डार्क मैजिक के सामने टिक सके, और वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो एडम के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स थे। ये सुनकर नेरो कहता है इसका मतलब इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग की पावर इक्वल है। तो रियो कहता है हाँ, उन लोगों ने इन्वेड करने के एफर्ट्स करे और इसका मतलब उन लोगों के पास जीतने के मौके हैं। रियो मन में कहता है कि अगर वॉलबर्ग हारेंगे तो एक ही रीजन की वजह से हारेंगे। अगले सीन में वापस हम लोग इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि वॉलबर्ग से कहते हैं कि हम लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं,
मुझे काफी खुशी हो रही है। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी शक्ल दिखाता है तो उसकी शक्ल तो होती नहीं है। उसे देखकर वॉल्वर काफी हैरान हो जाता है। तो इनोसेंट जीरो उनसे कहते हैं कि तुम अपने पुराने दोस्त को देखकर डर क्यों गए? देख तो ऐसे रही हो जैसे कि तुमने भूत देख लिया हो। रुको, मैं अपने चेहरे को बदल लेता हूँ। लो, कि अब तुम मुझे अपना दोस्त बुलाओगे? वॉल्वर अब काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने अपनी ह्यूमैनिटी को अबेंडन कर दिया है? जिस पर इनोसेंट जीरो कहता है कि बाकी सभी लोगों से तो मैं ज्यादा इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इसलिए मेरे डिजायर भी काफी डीप है। मेरी रेडीनेस की कोई लिमिट नहीं है। आज मेरे 2 डिजायर्स हैं। पहला है मैश, जो कि मेरा बेटा है और मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ, और दूसरा मेरा डिजायर है कि मैं तुम्हें यहीं पर ही मारना चाहता हूँ। ऐसा बोलने के बाद इनोसेंट जीरो अपनी पावर को यूज करता है जिसका नाम होता है लिविंग डेड। उस पावर को देखकर वॉल्वर अब काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। अगले सीन में हम लोग वापस से सैल्वर को देखते हैं जो कि मैच से कहता है कि तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। वहीं पर मैच सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है। वो तो सोच रहा होता है कि ये क्रीम पफ है। तभी सैल्वर मैच के ऊपर कांटे से हमला कर देता है जिसे मैच डॉज कर देता है। इससे मैच को सैल्वर के बारे में याद आता है। सैल्वर मैच से कहता है तो फाइनली तुम्हें याद आ ही गया कि आखिर मैं कौन हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं जिनकी मैंने बुरी हालत कर दी थी वो अभी भी जिंदा है। वो लोग तो कॉकरोच की तरफ परसिस्टेंट है। तुम्हें हराने के बाद मैं अपने हाथों से जाकर उन लोगों को मार कर आऊंगा। ये सुनकर मैश उसकी तरफ काफी गुस्से में देखता है। ये देखकर सैल्वर को भी गुस्सा आ जाता है और वो मैश के ऊपर कांटों से हमला कर देता है। वहीं पर अब डॉट को दिखाया जाता है जो कि दुआ कर रहा होता है कि मैश ठीक हो, क्योंकि वो यही फील कर रहा होता है कि सैल्वर काफी पावरफुल है। डॉट कहता है कि पिछली बार मैश ने जैसे तैसे करके उसे रोकने की कोशिश करी थी, वो भी एबल की हेल्प लेकर। पता नहीं मैश इस बार क्या करेगा। वहीं पर अब मैश को दिखाया जाता है जो कि सैल्वर के कांटों वाले हमलों के ऊपर दौड़ रहा होता है। ये देखकर सैल्वर काफी हैरान हो जाता है और काफी गुस्सा भी हो जाता है। अब वो लगातार और हमले कर रहा होता है जिसे मैश हर बार दौड़ दौड़ कर डॉज कर रहा होता है, और मैश इसी तरीके से उसके अटैक से बचता हुआ उसके काफी करीब आ जाता है और उसके मुंह पर काफी जोर से मुक्का मार के उसे काफी दूर गिरा देता है। सैल्वर की भी काफी हालत खराब हो जाती है और वो अब कहने लगता है ऐसा क्यों हुआ? पिछली बार तो तुम मेरे अटैक से मुश्किल से बच पा रहे थे। ये सुनकर मैश कहता है कि मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। तुम वही हो ना जो कि कांटों से हमला करता है। मैंने पहले तुम्हारे अटैक्स को देख रखा है, तो इस बार वही सेम अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर सैल्वर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको यहाँ पर क्या लगता है? क्या वॉल्वर इनोसेंट जीरो को हरा देगा या फिर इनोसेंट जीरो मैश को अपने साथ अपने घर ले जाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें।